एक लड़की जो कि जवान है, खूबसूरत है, बोल्ड है, अपनी ज़िंदगी के फैसले वो अपने आप लेना चाहती है। उसे अपने ज़िंदगी के फैसलों में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं है, चाहे वो उसके खुद के माँ बाप ही क्यों ना हो। एक दिन वो ऑफिस से घर आती है। उसकी मम्मी उसे एक लड़के का फ़ोटो दिखाती है। वो मम्मी से पूछती है, माँ ये सब क्या है? तो माँ बोलती है, बेटा मैंने बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद तुम्हारे लिए एक ख़ानदानी लड़का ढूंढा है। ये लड़का बहुत ही अच्छा है, इसका ख़ानदान भी बहुत ही अच्छा है, इससे से जल्द तुम शादी कर लो, बड़ा सुखी रहोगी। लेकिन बेटी बोलती है, माँ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़का तो इंडियन है। तो माँ बोलती है, हाँ हम भी इंडियन हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो बेटी बोलती है, नहीं माँ, मैं शादी करूँगी तो किसी NRI से, किसी अमेरिका कनाडा रहने वाले लड़के से। तो माँ कहती है कि बेटा ये सब ठीक है, लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड है उसका पता कौन करेगा? बेटी बोलती है, वो सब छोड़ दो, मैं शादी करूंगी अपने आप, अपनी मर्जी से, और किसी NRI या अमेरिकन पति से। उस दिन वो माँ के दिए हुए रिश्ते को ठुकरा देती है। फिर कुछ दिन के बाद वो अपनी मर्जी से एक लड़का ढूंढती है जो कि NRI था, अमेरिका का रहने वाला था। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा घटित होता है कि वो बहुत पछताती है और फिर वो पुलिस के पास जाती है इस केस को लेकर। वो तलाक लेना चाहती है, लेकिन तलाक लेने के लिए भी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसके पास नहीं है। उसके बाद ये केस पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे अमेरिका में सुर्खियों में आ जाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। मैं आपको बताने वाला हूँ आज हरदोई के एक केस के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी सच्ची घटनाएं हम हर रोज़ आपके सामने लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के केस की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले से, जहां पर रहने वाली एक लड़की रूपाली। वो बहुत ही बोल्ड है और अपनी ज़िंदगी के फैसले अपने आप लेना चाहती है। वो चाहती है अपनी पसंद के लड़के से शादी करना। उसने माँ का दिया हुआ रिश्ता तो ठुकरा दिया था, लेकिन उसी दिन, उसी रात को उसने एक मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com पर अपना प्रोफाइल अपलोड किया। और उसके बाद बहुत लड़कों से उसकी बातचीत हुई। एक लड़का उसे पसंद आया, एक लड़के को वो पसंद आई। दोनों ने लगभग 2-3 महीने आपस में बातचीत की। उसके बाद मुलाकात हुई। लड़के ने कहा चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन लड़की ने कहा नहीं, अभी रुको, थोड़ा ठहरो, इंतजार करो। जितना बढ़ेगा इंतजार उतना ही तो बढ़ेगा प्यार। मुलाकातें बढ़ती रहीं, आपस में एक दूसरे को जो जानने समझने का सिलसिला था वो भी बढ़ता रहा। फिर कुछ समय के बाद दोनों के माँ बाप मिले और उसके बाद उन दोनों की शादी कुछ 1 से 1.5 साल के बाद भी हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस बार भी लड़की की ही चली। शादी तो हो गई, लेकिन लड़का कह रहा था, लड़के के माँ बाप भी कह रहे थे कि शादी करेंगे तो शाही तरीके से, शाही अंदाज में। लेकिन लड़की ने कहा नहीं, शादी करेंगे तो कोर्ट में करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे। लड़का मान गया, कोर्ट मैरिज हुई, कुछ गवाह प्रस्तुत हुए। लेकिन कोर्ट मैरिज होने के बाद कोर्ट से जब लड़का और लड़की बाहर निकलते हैं, तो लड़का, जिसका नाम प्रखर मिश्रा है, वो कहता है कि एक काम करो, तुम जाओ हरदोई अपने उत्तर प्रदेश अपने घर में, और मैं जाता हूँ अपने इंदौर में। तो लड़की बोलती है ऐसा क्यों, अब तो शादी हो गई हमारी। तो लड़का बोलता है कि जितना बढ़ेगा इंतज़ार उतना ही बढ़ेगा प्यार। तो उस दिन तो लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहती है चलो ठीक है, शायद कुछ काम निपटाने होंगे। लड़के ने भी कहा हाँ कुछ काम निपटाने हैं, वैसे मैं अमेरिका में जॉब करता हूँ और उसी लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उस दिन लड़का अपने घर, यानी कि इंदौर का रहने वाला था, वहाँ चला गया। लड़की अपने घर चली गई उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में। 1 महीना बीत जाता है, अब तक लड़के ने लड़की को अपने पास नहीं बुलाया था। शादी दोनों की हो चुकी थी, सबकी रजामंदी से हुई थी, सबके मेल मिलाप से हुई थी, एक दूसरे को जानने परखने के बाद हुई थी, कंपैटिबिलिटी मिलाने के बाद भी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद लड़का जो था वो लड़की को अपने पास नहीं बुला रहा था। 1 महीने के बाद लड़की फिर से बोलती है अब तो मैं आ जाऊं। तो लड़का बोलता है नहीं, अभी मुझे थोड़ा अमेरिका में जाना है, मेरी जो जॉब है उसको कंटिन्यू करना है, तो थोड़ा रुक जाओ। वो बोलती क्यों? तो लड़का फिर बोलता है जितना बढ़ेगा इंतजार उतना ही बढ़ेगा प्यार। तो लड़की कहती कि हाँ शायद ये रोमांस को थोड़ा लंबा खींचने की बात चल रही है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद लड़के की तरफ से, लड़के के घर वालों की तरफ से
लड़की को दहेज के लिए एक फोन आता है। लड़के वाले कहते हैं कि हमें कुछ दहेज चाहिए। लड़की वाले कहते हैं कि ये तो पहले बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उनको लगा कि शायद दहेज की वजह से ही लड़के वाले बेटी को उनके पास नहीं बुला रहे। तो रूपाली के माँ बाप दहेज के रूप में कुछ जो उनकी डिमांड थी, सोना या कैश, उनको दे देते। उसके बाद भी पता चलता है कि लड़की को बुलाया नहीं जा रहा है। फिर एक दिन खबर आती है लड़की के पास कि लड़का जो प्रखर मिश्रा है वो चला गया है अमेरिका अपने जॉब को वापस से कंटिन्यू करने। लड़की तो बेचारी अभी तक हरदोई में है। लेकिन उसके बाद लड़की रुकती नहीं है। वो कहती है मुझे बुलाओ, अपने शहर में बुलाओ, नहीं तो मैं मतलब कहीं भी रिपोर्ट कर दूंगी, पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। तो लड़का जो है कहता ठीक है, आ जाओ, अमेरिका में आ जाओ, मेरा ये एड्रेस है, मेरा ये घर है, आ जाओ। यहाँ पर लड़की को कहीं ना कहीं मन में एक तरीके का पछतावा था कि शायद मैंने प्रखर की बात नहीं मानी, शाही अंदाज में शादी नहीं की, इसीलिए वो मुझसे थोड़ा सा गुस्सा हो गया, रुष्ट हो गया। तो कहती है अब हम अमेरिका में शाही अंदाज में शादी करेंगे, रिसेप्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे, जैसा तुम चाहते तो वैसा करेंगे। लड़के ने कहा ठीक है, चलो करते। लड़की लड़के के पास यानी कि रूपाली प्रखर के पास जाती है अमेरिका में, और वहां पर दोनों की फिर से एक बार शादी होती है, रिसेप्शन होता है, सब कुछ अच्छी तरीके से घट चुका होता है। लेकिन उसके बाद रात को लड़का लड़की से मिलता नहीं है, बल्कि अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। लड़की बोलती है कि शायद शादी की खुशी होगी, खुशियां मनाने गया होगा कुछ दोस्तों के साथ। लेकिन उस रात के बाद कुछ और रातें बीत जाती है। अब भी जो लड़का था वो लड़की के साथ सो नहीं रहा था, शारीरिक संबंध नहीं बना रहा था। लड़की को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि कुछ न कुछ ऐसा है जो मेरी तरफ से गलत हुआ है, इसीलिए लड़का प्रखर मुझसे नाराज है। रूपाली बार बार अपनी तरफ से कोशिश करती थी प्रखर को रिझाने की, उससे पूछने की कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई है, क्यों हम लोग आपस में एक पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं। तो प्रखर बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा जॉब का टेंशन है, ऐसा वैसा कोई नहीं, हम जल्दी अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे, वैवाहिक जीवन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस बीच 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीत जाते हैं। अब तक लड़के ने लड़की के साथ, प्रखर मिश्रा ने रूपाली के साथ कोई भी पति पत्नी वाला संबंध नहीं बनाया था। अब कुछ शक होने लगता है रूपाली को। वो अपनी मम्मी से बात करती कि भाई ऐसा है कि क्या करूं मैं, मतलब एक लड़की को जो शारीरिक सुख चाहिए होता है, एक लड़के को भी चाहिए होता है, यानी कि शादी जिसलिए की जाती है वो सुख नहीं मिल पा रहा था, फैमिली स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन गुस्से में आके रूपाली पूछ लेती है प्रखर से क्या कारण है, क्यों तुम बहाने बनाती हो, क्यों मेरे पास नहीं आते हो, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, क्या तुम किसी और को पसंद करते हो, क्या तुमने जबरदस्ती शादी की थी मुझसे। पूरे 1.5 साल के बाद हम दोनों ने शादी की, एक दूसरे को जानने समझने परखने के बाद शादी की, फिर क्यों ऐसा है। तो लड़का बोलता है मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन तुमने मौका नहीं दिया, मैं शारीरिक रूप से अक्षम में हूं, यानी मैं शारीरिक रूप से इस काबिल नहीं हूं कि तुम्हें खुश कर सकूं, मैं इम्पोर्टेंट, मैं नपुंसक हूं। लड़की अवाक, स्तब्ध कैसे हो गया, लेकिन अगले पल वो संभलती है, वो बोलती है छोटी सी बात है, मेरी कई फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा है, होता है, आजकल के दौर में होता है, आजकल की लाइफ स्टाइल में ऐसा होता है, हम क्या करेंगे, हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, उनसे ट्रीटमेंट लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, तुम मुझे पहले बताते, सब कुछ अब तक ठीक हो चुका होता। लड़का कहता ठीक है चलते डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, 1 2 3 4 5 डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन ये बीमारी कोई 1 या 2 दिन की बीमारी नहीं थी। अमेरिका में रहते रहते प्रखर ने कुछ ऐसे गलत काम कर दिए थे जो अब उसके वैवाहिक जीवन पर असर डाल रहे थे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब वो वक्त बीत चुका था। तो लड़का जो है प्रखर अब थोड़ा सा खींचने लगा था, उसे मन ही मन गिल्टी, अफसोस, तकलीफ, टीस होने लगी थी कि ये लड़की जो मेरी पत्नी है मुझे बार बार डॉक्टर्स के पास ले जा रही है, हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूं कि उसे खुश कर सकूं, लेकिन मुझे शर्मिंदगी फील होती है। तो वो गुस्से में आने लगा था, डिप्रेशन में आने लगा था, मारपीट करने लगा था रूपाली के साथ। रूपाली अब मजबूर थी, वो पराये शहर में थी, पराये देश में थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी मम्मी को फोन किया। तो मम्मी बोलती है इतना अच्छा परिवार, पिता लड़के के इतने अच्छे, लड़का इतना अच्छा, इतने बड़े शहर में रह रहा है, इतने बड़े देश में रह रहा है, इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है, उसके बाद भी तुम्हारी उससे पटती नहीं है, जरूर कोई ना कोई तुम में ही गलती होगी।
तो रूपाली कहती है, मानती हूँ माँ कि प्रखर के पापा पुलिस में डीएसपी हैं, मानती हूँ उसकी नौकरी अच्छी है, मानती हूँ कि दिखने में अच्छा है, हैंडसम है, लेकिन वो शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि किसी लड़की को खुश कर सके। रूपाली की माँ ये सुन के स्तब्ध रह जाती है। माँ ये सब सुन के अवाक रह जाती है। वो बेटी से पूछती है कि बेटा ये सब इतने दिन से चल रहा था, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बेटी बोलती है कि माँ मुझे भी बस अभी कुछ समय पहले ही पता चला है, और जब से पता चला है इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया है। तो माँ कहती है कि हम सबसे पहले पवन मिश्रा से बात करते हैं, पवन मिश्रा जो कि प्रखर के पिताजी है। तो बेटी कहती है ठीक है, मैं खुद बात करूंगी, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे ठगा गया है, मैं बात करूंगी। तो बहू रूपाली अपने ससुर पवन मिश्रा से बात करती है, उनको फोन करके बताती है कि ये सब है, मुझे ठगा गया है। तो पवन मिश्रा कहते हैं कि हालांकि ये गलत हुआ है, लेकिन घर की बात घर में ही रहने दो। तुम ऐसा करो, जो सुख तुम्हें मेरा बेटा नहीं दे पा रहा है वो मैं तुम्हें दूंगा। जी हां, पवन मिश्रा जो कि खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, समाज में जिनकी बहुत इज्जत है, पुलिस में एक अच्छे पद पर वो काम करते हैं, डीएसपी हैं, उन्होंने अपनी बहू रूपाली से इतनी अश्लील, इतनी गैर जिम्मेदाराना बात की। रूपाली ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है, अपने पिताजी को बताती है। तो पिताजी सुनते ही बोलते हैं कि अभी का अभी प्रखर का घर छोड़ो और अमेरिका से पहली फ्लाइट पकड़ो और आ जाओ हरदोई में। हरदोई में जाकर रूपाली पवन मिश्रा के घर जाती है, लेकिन साथ में रूपाली के माता पिता भी जाते हैं। लेकिन पवन मिश्रा वो अपने पद के घमंड में इतने चूर थे कि वो उन्हें अपने घर में ही नहीं आने देते हैं, दरवाजे से ही वापस लौटा देते हैं। साथियों, इस कहानी में अपने आप को रूपाली के माता पिता, खुद रूपाली ठगा हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन अब करे भी तो क्या करे। वो जाती है इंदौर में ही जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाती है। लेकिन एफआईआर लिखने वाले इंस्पेक्टर भी अपने सीनियर्स के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट को लिखने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने लिख लिया। अब तक इस केस की ताजा अपडेट यही है कि हरदोई का यह मसला अमेरिका तक सुर्खियां फैला चुका है। अमेरिका में जो रहने वाले प्रखर मिश्रा हैं वो भी इस किस्से के बाद बदनाम हो चुके हैं। खुद डीएसपी पवन मिश्रा भी अपने पूरे पुलिस महकमे में बदनाम हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी बहू के साथ इतनी अश्लील बात की। दोस्तों, हमारा क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से इन सच्ची घटनाओं को बताने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि जब भी आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ हो, उस तकलीफ की शुरुआत में ही कदम उठाइए, क्योंकि अगर शुरुआत में किसी जख्म को इलाज नहीं मिलता है तो वो जख्म नासूर बन जाता है। और आज रूपाली की जिंदगी भी नासूर बन चुकी है। जिस दिन उसे ये पता चला था कि उसका पति इस काबिल नहीं कि उसे संतुष्ट कर सके, सबसे पहले तो उसे तलाक देना चाहिए था। लेकिन क्या किया जाए, आजकल की नई जनरेशन अपने बोल्ड इरादे लेने में इतनी व्यस्त है, इतनी मस्त है कि अपने माँ बाप के अनुभव का वो बिल्कुल भी लाभ नहीं उठाती है। लाभ उठाना तो दूर की बात है, अपने माँ बाप को वो तुच्छ समझती है। सोचिए, अगर रूपाली ने उस दिन अपनी माँ की बात मानकर उस खानदानी लड़के से शादी कर ली होती तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा। साथियों, हम क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहते हैं आपसे कि आपको इन कहानियों को सुन के जैसा भी फील होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिसकी भी गलती आपको लगती है उससे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या गलती थी प्रखर मिश्रा की जिसने इस सच्चाई को अपनी पत्नी से छुपाया, या गलती थी रूपाली की जिसने एनआरआई पति ढूंढने के चक्कर में ऐसा निर्णय ले लिया जो कि उसके लिए घातक साबित हुआ, या गलती थी पवन मिश्रा की जिन्होंने अपने बेटे को दोष देने के बजाय अपनी बहू के साथ इतनी अश्लील बात की। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि किसकी गलती थी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे दुनिया का हर ज्वलंत मुद्दा आपके सामने हम सबसे पहले रख सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको पसंद आए, और अगर ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर शिकायत में भी लिखिए, लेकिन कुछ जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। अलविदा दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम वर्ल्ड। नमस्कार।